नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? ओके। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का YST में एक बार फिर से स्वागत है। आगे बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो का कि इसमें हम आगे क्या करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा है क्लास 10 इंग्लिश पेपर बोर्ड एग्जाम 2024। यानी हम इसमें कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम के इंग्लिश पेपर पर बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों जो इंग्लिश का पेपर होता है हमारा दो भागों में बटा होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो पूरा जो चीज़ें होती है वो पूरा ग्रामर पर बेस्ड है। उसमें 35 नंबर का आपको ग्रामर पूछा जाता है। उसी में दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है ग्रामर में, रीऑर्डरिंग के द्वारा एक सेंटेंस को फ्रेम कीजिए। जैसा कि दोस्तों प्रश्न मैंने लिख दिया है, फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग। दोस्तों यह आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। आपको एक सेंटेंस दे दिया गया होता है, उसको दोस्तों फ्रेम करना होता है रीऑर्डरिंग के द्वारा। यानी हम इसमें रीऑर्डरिंग करना सीखेंगे। हो सकता है दोस्तों आपने रीऑर्डरिंग का अभी तक नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि काफ़ी स्कूल्स में टेंस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये चीज़ें तो सिखाई जाती है, लेकिन रीऑर्डरिंग को कहीं न कहीं लोग महत्व नहीं देते हैं। तो यहाँ पे हम बातचीत करें कि कैसे एक सेंटेंस को रीऑर्डरिंग किया जाए। एक सही दोस्तों अप्रोच यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। आप काफ़ी कम समय आप रीऑर्डरिंग दोस्तों कर पाओगे। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं, कैसे रीऑर्डरिंग करेंगे। दोस्तों रीऑर्डरिंग करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या होता है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में बता दूं कि सेंटेंस क्या होता है। दोस्तों सेंटेंस का मतलब होता है कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका क्या हो, एक पूर्ण अर्थ हो। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी शब्द जो आप जानते हैं, सेंटेंस में बहुत सारे शब्द होते हैं और उन शब्दों का एक सही अर्थ हो, एक कंप्लीट अर्थ हो, तो उसे हम कहेंगे सेंटेंस। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि एक सेंटेंस का क्या मतलब होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, अ इज राम हैड बॉय। देखो जी, यहाँ पे मैंने शब्दों का एक समूह लिख दिया है। अब हम चेक करेंगे कि यह एक सेंटेंस है कि नहीं। उससे पहले नीचे में एक यहाँ पे लिख रहा हूँ एक शब्दों का और समूह, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, राम इज अ फैट बॉय। दोस्तों देखा जाए तो ये दोनों क्या एक सेंटेंस है, लेकिन सही सेंटेंस कौन है अभी हम यहाँ पे जानने वाले हैं। देखिए इसका मैं अगर अर्थ निकालूं, अ माने एक, इज माने है, राम माने राम, फैट माने मोटा, बॉय माने लड़का। एक है राम मोटा लड़का, एक है राम मोटा लड़का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखा, राम इज ए फैट बॉय, राम एक मोटा लड़का है। दोस्तों दोनों को अगर कंपेयर करें इनके अर्थों में, तो ज़्यादा जो करेक्ट आपको अर्थ मिलेगा वो दोस्तों दूसरे वाले सेंटेंस से मिलेगा, है ना। इस वाले सेंटेंस में उतना ज़्यादा अर्थ नहीं लिख रहा है। हाँ, अगर बॉय के और पहले लिख दूँ और फैट को बाद में लिख दूँ, तो दोस्तों और भी आपको समझ में आएगा, अंतर और भी आपको समझ में आने वाला है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे, एक है राम लड़का मोटा, एक है राम लड़का मोटा, और यहाँ बोला जा रहा है कि राम एक मोटा लड़का है, राम इज ए फैट बॉय। दोस्तों कौन सही सेंटेंस होगा? वही सेंटेंस सही होगा जिसका एक कंप्लीट मीनिंग हो, न कि उसमें शब्दों के समूह होने से। यह भी शब्दों का समूह है, यह भी शब्दों का समूह है, इसमें भी 5 वर्ड है, इसमें भी 5 वर्ड, लेकिन हमारा सेंटेंस कौन है? ये होगा, क्योंकि इसका एक क्या है, कंप्लीट मीनिंग है। तो ये दोस्तों ये सेंटेंस नहीं होगा। तो आपको परीक्षा में क्या होगा, ऊपर वाली चीज़ दी गई होती है, आपको इसे करेक्ट करके फ्रेम करके आपको इस तरह से लिखना होता है। या फिर लिखा है ना, फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग। तो दोस्तों जो ये नीचे चीज़ है ना, यह रीऑर्डरिंग के द्वारा ही की गई है, बाय रीऑर्डरिंग। अब यह कैसे दिया है दोस्तों, ये तो एक छोटा सेंटेंस है, आप चाहे तो कर लेंगे कुछ बानी, लेकिन कभी कभी आपको ऐसे कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं, इसमें आपको थोड़ा से कन्फ्यूजन हो सकता है। तो दोस्तों 2-4 प्रश्न करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक मैंने प्रश्न लिख दिया हूँ, दोस्तों इसे करेंगे अभी रीऑर्डरिंग, फिर इसके बाद और भी 1-2 एग्जाम्पल कर लेंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि और जो सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं कि सेंटेंस में दोस्तों क्या क्या चीज़ें हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि एक सेंटेंस में हमारा कर्ता होता है, मुख्य क्रियाएं होती हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। तो उसको पहले हम समझेंगे, एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर दोस्तों इस प्रश्न को करेंगे एक सही अप्रोच के साथ, एक सही दृष्टिकोण के साथ। तो आइए पहले समझते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों।
तो आप समझ चुके होंगे रीऑर्डरिंग कैसे करते हैं। हाँ, आपको रीऑर्डरिंग का पहले तो मतलब समझ में आ चुका होगा कि रीऑर्डरिंग का क्या मतलब होता है दोस्तों। एक आपको इनकरेक्ट सेंटेंस दिया होता है इधर उधर कर कर, फिर आपको एक सही फ्रेम में आपको उस सेंटेंस को करेक्ट सेंटेंस बनाना होता है। तो हम अभी सीखेंगे उसको। पहले आप समझ लेते थोड़ा सा स्ट्रक्चर को दोस्तों। दोस्तों सेंटेंस में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा बचपन में, जो सेंटेंस हमारा होता है बेसिकली सेंटेंस में दो चीज़ों से सेंटेंस हमारा मिलके बना होता है। कौन कौन भाई? एक होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट और दूसरा होता है इसमें प्रीडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है दोस्तों प्रीडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं बता, जैसे आपने देखा ना, एक सेंटेंस मैंने लिया था, राम इज अ फैट बॉय। अब दोस्तों इस सेंटेंस में हम समझते हैं कि कौन हमारा क्या है ना। आपने देखा कि सेंटेंस में दो ही चीज़ें होती हैं भाई, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रीडिकेट। अच्छा, सब्जेक्ट कौन होता है दोस्तों? सब्जेक्ट वो होता है जो मुख्य क्रिया काम करता है, या फिर बोल सकते हो सेंटेंस जिसके विषय में वाक्य में बताया गया होता है। अब बताओ इस सेंटेंस में किसके विषय में बताया गया? कौन एक मोटा लड़का है? तो आपको पता चलेगा भाई राम एक मोटा लड़का है, राम के बारे में बातचीत है, न कि रोहित के बारे में, है ना। तो राम हमारा क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। और सो राम हमारा सब्जेक्ट है, तो इसमें प्रीडिकेट कौन होगा? कर्ता को छोड़कर शेष भाग हमारा क्या होता है? प्रीडिकेट होता है। तो यहाँ तक जो पूरी चीज़ें हैं, इज अ फैट बॉय, ये दोस्तों हमारी कहलाएंगे प्रीडिकेट, और इसके पहले हमारा ये होगा क्या? सब्जेक्ट। यानी कोई भी सेंटेंस, दुनिया कोई भी सेंटेंस हो, केवल दो ही चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रीडिकेट। लेकिन दोस्तों जब हम इसके और अंदर जाते हैं, सब्जेक्ट में और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो और भी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। कभी कभी सब्जेक्ट में एक से अधिक चीज़ें आ गई होती हैं, और प्रीडिकेट में दोस्तों है ही। तो और भी अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट के भी कुछ भाग होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ सब्जेक्ट के कौन कौन से भाग होते हैं। जैसे सब्जेक्ट की अगर बात करें तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट में आपको तीन चीज़ें और मिल सकती हैं सब्जेक्ट में। कौन कौन? जैसे आपको इसमें मिल जाएगा, अगर सब्जेक्ट में दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ इसमें होता है एक हेड वर्ड, है ना। और हेड वर्ड से पहले कोई दो शब्द आ चुके होते हैं। जैसे अगर हेड वर्ड से पहले कोई आ सकता है, दोस्तों कोई मान लीजिए कोई आर्टिकल आ जाए, है ना, तो उसे हम वहाँ पे बोल देते हैं क्या? क्वालिफायर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? क्वालिफायर। कभी कभी दोस्तों हेड वर्ड से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है, और एडजेक्टिव से भी पहले कोई वर्ड आ जाता है, तो उसे वहाँ पे हो जाता है वर्ड डिटरमिनर, डिटरमाइनर आप बोल सकते हो उसे, है ना। तो ये वही सब्जेक्ट के दोस्तों दो भाग, हेड वर्ड और क्वालिफायर। अगर कोई हेड वर्ड से पहले कोई कोई शब्द आया, आर्टिकल, तो वहाँ पे हो जाता है वो क्वालिफायर। अगर हेड वर्ड से पहले कोई एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव पहले दोस्तों कोई वर्ड अगर आ रहा हो, तो उसमें वर्ड डिटरमिनर कहलाता है। उसी प्रकार से सब्जेक्ट का हमने बताया, सब्जेक्ट के भी दोस्तों दो तीन चीज़ें उसमें हो सकती हैं। अब प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट में अगर देखा जाए तो बेसिकली प्रेडिकेट हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक जो प्रेडिकेट में चीज़ें होती है, एक होती है वर्ब, और दूसरी चीज़ें होती हैं ऑब्जेक्ट। मूल से दोस्तों प्रेडिकेट में यही दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। और वर्ब दोस्तों हमेशा क्या होती है, जो मुख्य क्रिया होती है वो हमेशा टेंस में होती है। वर्ब का दोस्तों मतलब समझे किसी एक्शन का बोध होगा, है ना। ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ऑब्जेक्ट की और बात करें, और दोस्तों ऑब्जेक्ट की बात करें यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट हमारा दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा प्रकार का होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। किसी भी क्रिया के मैक्सिमम दो ऑब्जेक्ट होते हैं, कम से कम दोस्तों कोई नहीं हो सकता है। हो सकते हैं किसी वाक्य में किसी ऑब्जेक्ट का दोनों ऑब्जेक्ट आए हों, हो सकता है या तो केवल इनडायरेक्ट आया हो तो डायरेक्ट। कैसे दोस्तों पता करेंगे कौन इनडायरेक्ट होता है कौन डायरेक्ट? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा, वह होता है सजीव। क्या होता है? सजीव होता है, लिविंग होता है। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उसे हम कहते हैं नॉन लिविंग, यानी निर्जीव होते हैं, है ना। और यह जो सजीव खोजने के लिए हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं
दोस्तों अगर ऑब्जेक्ट की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर इनको प्रकार से पहले अगर ऑब्जेक्ट बात, तो ऑब्जेक्ट उसे कहेंगे जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव होगा, है ना। क्रिया से हम दोस्तों सवाल पूछेंगे क्या या किसको से, ठीक है। क्रिया से जब आप सवाल पूछोगे क्या या किसको से, किसको या क्या से, तो दोस्तों जो मिलेगा ना, ये प्रश्न पूछने से हम पूछेंगे, क्रिया सवाल से पूछेंगे किसको या क्या से, जो क्या या किसको जवाब देगा वही दोस्तों होते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के हमने होते हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट हमारा सजीव होता है और डायरेक्ट हमारा निर्जीव होता है। अगर जो किसको का जवाब देता है दोस्तों वो हमारा कहलाता है सजीव, यानी इनडायरेक्ट। ये दोस्तों हमारा जवाब देता है किसको का, ठीक है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होगा, जो क्रिया का जवाब देगा क्या से पूछने पर, ये होगा दोस्तों क्या वाला ऑब्जेक्ट, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ तक दोस्तों आप बात समझ चुके होंगे। हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको बताया कि जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर दोस्तों समझो पहले आप, इसे बनाने के लिए सेंटेंस में दोस्तों दो ही चीज़ होती है, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके विषय में बात बताया गया होता है। इस सेंटेंस से बताया गया है एक मोटा लड़का के बारे में, और कौन वो मोटा लड़का, राम। तो राम के बारे में बातचीत हो रही है, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। किसी भी सेंटेंस दोस्तों कर्ता को जब छोड़ देते हैं तो शेष भाग हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट को हमने देखा तो वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है बेसिकली, एक वर्ब, दूसरा होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट। वर्ब की बात करें तो वर्ब जो हमारा होता है उससे किसी न किसी एक्शन का वर्ड होगा, जैसे पढ़ना, लिखना, रीड, प्ले, है ना, स्लीप, हाँ, रन, यानी उसी से कोई ना कोई कार्य होगा, कोई ना कोई काम होगा, उसे हम कहेंगे वर्ब। और ऑब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब का प्रभाव जिसके ऊपर होता है। कोई दोस्तों क्रिया हो रही होगी, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है वो खा रहा है, अब उसे मान लीजिए वो आम खा रहा है, तो खाने का प्रभाव किसके ऊपर हो रहा है, आम के ऊपर। तो वहाँ पे आम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया उसका खाने का, है ना। उसी प्रकार से कोई मान लीजिए कोई चीज़ खेल रहा है, पूछो क्या खेल रहा है भाई, फुटबॉल मान लीजिए खेल रहा है, तो फुटबॉल यहाँ पे काम किसके ऊपर हो रहा है, खेलने का काम फुटबॉल के ऊपर हो रहा है, तो वहाँ पे फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दोस्तों किसी भी क्रिया के, दुनिया का कोई भी सेंटेंस, उसके दो ही ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट। जरूरी नहीं हो कि वो दोनों आए, हो सकता है उसको दोनों साथ में आए, हो सकता है केवल दोनों में से एक आए हो, ठीक है। इनडायरेक्ट जो होता है सदैव सजीव होता है, और डायरेक्ट जो होता है हमारा क्या होता है, निर्जीव होता है। डायरेक्ट दोस्तों वो होता है, इनडायरेक्ट वो होता है जो हम क्रिया से किसको का प्रश्न पूछते हैं, यहाँ पे लिखा है किसको का जवाब देता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या का जवाब देता है क्रिया से, है ना। अच्छा, यहाँ तक दोस्तों आपने समझा। और हमने सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे दो चीज़ बताई कि हेड वर्ड उसमें होता है, एक होता है क्वालिफायर। कभी कभी सब्जेक्ट में तीन चीज़ें आ जाती है सब्जेक्ट में, हेड वर्ड, एडजेक्टिव और उससे पहले दोस्तों डिटरमाइनर यानी डिटरमिनर। यानी हेड वर्ड जो सब्जेक्ट में हमारे अधिक से अधिक तीन चीज़ें आ सकती हैं। और क्रिया की बात करें तो क्रिया हमारा दोस्तों किसी भी वाक्य में जो मुख्य क्रिया केवल होती है एक, और ऑब्जेक्ट किसी भी वाक्य में कितने हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपने देखा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो अब हम समझते हैं दोस्तों इस सेंटेंस को रीऑर्डरिंग के द्वारा। यदि आपने दोस्तों समझ लिया हो तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब सो हम समझेंगे कि रीऑर्डरिंग की मदद से कैसे एक सेंटेंस को एक फ्रेम किया जाए एक करेक्ट सेंटेंस में। दोस्तों इसे आप नोट कीजिए। अब ये हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं, कैसे किसी चीज़ को हम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक सेंटेंस है, आप देख रहे हैं, कह रहा है कि डेली टीचर्स माय इंग्लिश फादर मी। अब जो सेंटेंस है यह कितने वर्ड्स का है, 1 2 3 4 5, यह 6 वर्ड्स से मिलकर एक सेंटेंस बना है। और सो इसे सेंटेंस कब कहेंगे, जब इसका एक मीनिंग निकल जाएगा। दोस्तों आइए इसका मीनिंग निकाल के देखते हैं। दोस्तों किसी भी सेंटेंस का मीनिंग निकालना बहुत ही ज़रूरी होगा पहले, और उससे पहले कि उसके हर वर्ड का आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। दोस्तों डेली मीन्स क्या होता है, प्रतिदिन। टीचर्स माने, सो टीच क्रिया का, टीच क्रिया में एस लगा है, यहाँ पे यस लगा है, टीच क्रिया में होता है पढ़ाना। माई माने मेरी, इंग्लिश माने इंग्लिश, फादर माने पिताजी, मी माने मेरी, मेरा, मी माने मुझे। अब सब समझते हैं यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि प्रतिदिन पढ़ाना या सिखाना, सो टीच माने होता है पढ़ाना या सिखाना। प्रतिदिन सिखाना मेरी इंग्लिश, किसको भाई, पिताजी और मुझे। मेरी इंग्लिश प्रतिदिन सिखाना पिताजी और मुझको।
दोस्तों बताओ ये सेंटेंस का क्या मतलब है। यहाँ बोल रहा है कि प्रतिदिन सिखाना, प्रतिदिन दोस्तों यहाँ पे सिखा रहा है किसको, मेरी इंग्लिश को। फिर दोस्तों पिताजी मुझको। दोस्तों अब देखो इस सेंटेंस का कोई मतलब लिखा रहा है, देखो प्रतिदिन सिखाना मेरी इंग्लिश पिताजी और मुझको, मेरी इंग्लिश सिखाना प्रतिदिन मुझको और पिताजी को। उसको यहाँ पे देखो मेरी इंग्लिश यहाँ पे बोला है कि सिखाने काम कर रही है। अब सब इस सेंटेंस का कोई मतलब यहाँ पे नहीं लिखा रहा है। अब मतलब इसलिए निकल से हमारा सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सेंटेंस उसे को कहेंगे जिसका एक पूर्ण एक परफेक्ट सेंस हो, एक कंप्लीट मीनिंग हो। उससे यहाँ पे इसकी कोई मीनिंग नहीं लिखा रही है। तो अब इसे क्या करेंगे दोस्तों, एक फ्रेम करेंगे करेक्ट सेंटेंस में, किसकी मदद से, रीऑर्डरिंग के द्वारा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो आपको परीक्षा में आएगा यह चीज़, कैसे एक सेंटेंस को रीऑर्डरिंग किया जाता है। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक समझो, कुछ मैं यहाँ पे बातें आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आपको करना पड़ेगा। देखो कोई भी दुनिया का सेंटेंस हो, हमने बता दिया किसी भी सेंटेंस में दोस्तों दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक दोस्तों क्रिया और दूसरा उसका सब्जेक्ट। जो हमारा सेंटेंस होता है बेसिकली दोस्तों हमने आपको बोला था वहाँ पे, जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। वो तो दोस्तों बहुत लंबा चीज़ होगी, है ना, कि हमने देखा सब्जेक्ट में कई सारी चीज़ें होती है प्रेडिकेट में, लेकिन जो सेंटेंस बेसिकली उसमें दो चीज़ें होती है, एक कर्ता दूसरी क्रिया। पहला दोस्तों हमारा कर्ता होता है यानी सब्जेक्ट, और दूसरे दोस्तों मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। ये दोस्तों आप सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया का पता लगा देते हैं, जाने जो हमारा सेंटेंस का निर्माण हो गया, 90% अपने काम ने कर दिया। अब सो क्रिया वो, अब देखो इस सेंटेंस में आपको सबसे पहले दो चीज़ों का पता लगाना होगा, पहला सब्जेक्ट दूसरा क्रिया। दोस्तों किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का पता लगाना उतना आसान नहीं होता जितना क्रिया का, क्योंकि जो क्रिया होती है ना वो आसान होती है। क्रिया का मतलब दोस्तों किसी न किसी एक्शन का बोध होगा। अब इस वर्ड में देखो किससे किसी न किसी एक्शन, किसी न किसी काम का बोध हो रहा है। डेली, डेली से दोस्तों कोई काम हो रहा है, डेली माने प्रतिदिन, है ना, एक समय की बात है। टीच, टीच में दोस्तों सिखाना, दोस्तों सिखाना क्या है, क्रिया है, काम है ना। तो यहाँ पे टीच क्या है, क्रिया है। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने एक पकड़ लिया क्रिया टीच। अब इसके अलावा देखिए और कोई क्रिया ये नहीं। देखो माई माने क्या होता है, मेरा, इंग्लिश माने इंग्लिश, है ना, फादर माने पिता, मी माने मुझे, यानी एक ही एक्शन वर्ड है, कौन, जो यहाँ पे है टीचर्स। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करोगे, रिकॉर्डिंग करते समय याद रखना सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, मेन वर्ब। सबसे पहला चीज आप मेन वर्ब को क्या करोगे, पकड़ोगे, यानी क्रिया को पकड़ोगे। दोस्तों क्रिया है क्या, टीचर्स। आप सबसे पहले लिख देंगे क्रिया टीचर्स। और सो जो क्रिया होती है, क्रिया की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि वो हमेशा किसी न किसी टेंस में होती है। आप तो नहीं बताओ यहाँ पे क्या है, टीच क्रिया के पहले रूप में दोस्तों लगा है ईएस, है, टीच क्रिया के पहले रूप में क्या लगा है, ईएस। दोस्तों बताओ ऐसा कौन सा सेंटेंस, जो ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें क्रिया के पहले रूप के पहले दोस्तों ऐसा कौन सा टेंस है जिसमें क्रिया के पहले रूप में यस या ईएस लगा होता है। तो दोस्तों होता है हमारा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट मिड टेंस में क्या होता है, क्रिया के पहले रूप में क्रिया के पहले रूप में यस या ईएस लगा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों टीच क्रिया में यस या यहाँ पे ईएस लगा है टीच क्रिया में, यानी ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और सो मुख्य क्रिया आपने पता कर लिया। अब मुख्य क्रिया से पहले लिखेंगे कर्ता, और सो जो कर्ता होता है यहाँ पे देख लो ना, सेंटेंस में मुख्य क्रिया से पहले क्या लेते हैं, कर्ता लेते हैं। और आप जानते हैं कर्ता वही होता है जो मुख्य क्रिया का क्या करेगा, काम करेगा। अब सो पता करोगे कि यहाँ पे मुख्य क्रिया टीचर्स का काम कौन कर रहा है। टीच क्रिया मैंने क्या होता है, सिखाना या पढ़ाना। और दोस्तों चूंकि यह टेंस में है, आपने बताया यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अर्थ कैसे निकलता है, आता है, जाता है, खाता है, ऐसे। अब यहाँ से प्रश्न पूछो क्रिया से कौन लगाएगा। दोस्तों अगर आपको सब्जेक्ट पता करना है तो आप क्रिया से क्या पूछोगे, कौन, हु का प्रश्न पूछोगे। दोस्तों पूछो यहाँ पे क्रिया से कौन पढ़ाता है। पढ़ाने का दोस्तों जो काम करेगा, सिखाने का जो काम करेगा वही होगा हमारा सब्जेक्ट। पूछो कौन पढ़ाता है जी, डेली पढ़ाता है, प्रतिदिन पढ़ाने काम करेगा, नहीं ना। अच्छा कौन पढ़ाता है भाई, टीच, तो ये तो हो गया। माई मेरा पढ़ाता है, मेरा दोस्तों तो अकेले आएगा नहीं, कौन मेरा है, मेरी इंग्लिश, इंग्लिश तो पढ़ाने काम करेंगे नहीं, कौन पढ़ाता है भाई, फादर पढ़ाता है। हो सकता है दोस्तों फादर पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। मी दोस्तों तो होगा नहीं, मी क्यों है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आई का या क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है दोस्तों। मी तो हमारा ऑब्जेक्ट है, आई उसका क्या है, सब्जेक्ट,
है ना। मी तो कभी सब्जेक्ट की जगह आएगा नहीं, क्योंकि तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है ना। तो मी तो होगा नहीं यहाँ पे। कभी देखा है मी को सब्जेक्ट के रूप में? नहीं ना दोस्तों, मी तो होगा नहीं। तो कौन होगा सब्जेक्ट के रूप में दोस्तों? इंग्लिश तो पढ़ा सिखाने काम करेगी नहीं। हाँ दोस्तों, इंग्लिश को तो सीखा जाएगा ना, इंग्लिश थोड़ा सिखाएगी। कौन सिखाएगा? हमारा फादर सिखाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, फादर यहाँ पे बना लेंगे सब्जेक्ट। कौन सिखाता है भाई? जवाब मिलेगा पिताजी सिखाते हैं, फादर सिखाते हैं। अच्छा जी, फादर कौन, किसके फादर भाई? जवाब मिलेगा मेरे फादर। दोस्तों यहाँ पे जो माई वर्ड है दोस्तों, जो माई आपने सुना होगा, आई मी माई माइन, ठीक है। अब जो तीनों चीज देख रहे हो, आई मी माई माइन, ये तीनों में क्या होता है? ये सो प्रोनाउन आई का फर्स्ट पर्सन है दोस्तों। इसके तीन फॉर्म होते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पजेसिव फॉर्म। आई जो होता है सो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, सब्जेक्ट में आया होता है। मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया होता है। और माई माइन दोस्तों ये अधिकार बताते हैं, पजेशन बताते हैं। माई बता रहा है दोस्तों अधिकार किस पर? फादर। किसके पिताजी भाई? मेरे पिताजी। यानी फादर पर अधिकार किसका है? मेरा है। तो यहाँ पे अधिकार वर्ड दोस्तों हमेशा किसी नाउन से पहले आते हैं, तो माई आ जाएगा फादर के पहले, है ना। कौन पढ़ाता है भाई? मेरे पिताजी पढ़ाते हैं। और दोस्तों आपने लिख दिया कर्ता और लिख दिया क्रिया। दोस्तों आपने 90% काम यहाँ पे कर लिया खत्म, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और क्रिया होती है। ये तो दोस्तों हमने बात के लिए। और दोस्तों तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो होती है ऑब्जेक्ट। क्रिया के बाद दोस्तों आता है ऑब्जेक्ट। देखते हैं ऑब्जेक्ट आया है दोस्तों कि नहीं। ऑब्जेक्ट वही होता है, आपने हमको देखो बताया आपको कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन भाई? एक होता है ऑब्जेक्ट हमारा, किसी भी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो ही प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट, है ना। दोस्तों जो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है वो हमारा क्या का जवाब देता है। किसका जवाब देता है? क्या का। और देता है हमारा क्या? निर्जीव होता है। और जो हमारा इनडायरेक्ट होता है हमारा होता है, जवाब देता है दोस्तों हुम का, यानी किसको का जवाब देता है, किसको का जवाब देता है क्रिया से। और यह होता है हमारा क्या? सजीव। इस बात को दोस्तों आप याद रखना, है ना। अब आप सवाल पूछो क्रिया से, दोस्तों क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर होगा वही होगा उसका ऑब्जेक्ट। भाई पढ़ाता है, सवाल पूछो पहले। अच्छा आप कहोगे भाई दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, लिखते किसको है पहले? दोस्तों याद रखना, पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हो, फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। कभी क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों देखो, ज़्यादा जो 90% वाक्यों में पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आपको पहले लिखना हो तो दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिखने से पहले उसके पहले लगाते हैं कोई ना कोई प्रीपोजिशन, है ना। तो ये उसका स्ट्रक्चर होता है। यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखना चाहें तो उसके पहले, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने से पहले उसमें लगाना होगा कोई ना कोई प्रीपोजिशन। तो दोस्तों यहाँ पे प्रीपोजिशन का मामला है नहीं, तो पहले हम लिखेंगे क्या? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ताकि हमारा चीज़ें आसान हो, कोई प्रीपोजिशन ना लगाना पड़े, आराम से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख कर डायरेक्ट। क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन दिया होगा तो ऐसा सोचते हैं, ऐसा कोई प्रीपोजिशन इसमें है नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? मेरे पिताजी सिखाते हैं, पूछो इससे। तो मेरे पिताजी सिखाते हैं, पूछो किसको सिखाते हैं? तो जवाब मिलेगा मुझे सिखाते हैं। किसे सिखाते हैं भाई? मुझे सिखाते हैं। तो ये दोस्तों हो गया हमारा पहला ऑब्जेक्ट। और पूछो दूसरा, क्या सिखाते हैं भाई? तो जवाब मिलेगा अंग्रेजी सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, होगा हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट। अब देखो यह जो आ रहा है पहला जो ऑब्जेक्ट है आई मी, यह जवाब दे रहा है हुम का। किसको का जवाब दे रहा है दोस्तों? क्रिया से हमने पूछा ना, किसको पढ़ाते हैं मेरे पिताजी? तो जवाब मिला मुझको पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं भाई? मुझको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। क्या का जवाब दे रहा है? व्हाट का। तो व्हाट का जो ऑब्जेक्ट देता है दोस्तों, क्या का जो जवाब देता है वो हमारा क्या होता है? डायरेक्ट। और जो किसको का जवाब होता है हमारा? इनडायरेक्ट। अच्छा जी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है। देखो मी, मुझे, मी क्या है? सजीव हूँ। और इंग्लिश क्या है भाई? इंग्लिश का एक निर्जीव, एक भाषा है दोस्तों। तो यहाँ पे पहले हम किसको लिखेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो पहले लिख दें यहाँ पे मी, फिर लिखेंगे दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। भाई मेरे पिताजी पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। किसको सिखाते हैं? मुझको। क्या? इंग्लिश, मैंने इंग्लिश। अब प्रश्न उठेगा कब सिखाते हैं? तो एक और वर्ड यहाँ पे आ रहा है डेली। डेली सिखाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा डेली। इस तरह से दोस्तों आपने क्या कर लिया, सेंटेंस को एक जो गलत सेंटेंस था आपने रीऑर्डरिंग की मदद से दोस्तों
एक सही सेंटेंस में ब्रेक कर लिया। दोस्तों मैं आप थोड़ा सा और बता दूं कि मैंने इसमें क्या किया, एक बार दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों रियाडी में क्या करना होता है, सबसे पहले मुख्य क्रिया पकड़ना होता है। मुख्य क्रिया वही होती है जो टेंस में होती है दोस्तों, और किसी न किसी उससे एक्शन का बोध होगा। तो हमने सबसे पहले मुख्य क्रिया पकड़ लिया था, टीचर्स। फिर हमने देखा भाई मुख्य क्रिया से पहले कौन आता है, कर्ता आता है। कर्ता वही होता है जो मुख्य क्रिया काम करेगा। पढ़ाने काम करता है भाई मेरे पिताजी, हमने मेरे पिताजी को पकड़ लिया, कर्ता। फिर क्रिया के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के, किसी भी क्रिया के अधिक से अधिक दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट। उसको लिखते समय पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, सजी वाले को। हमने सजी वाले को लिख दिया मी वाला। फिर उसको हमने क्या वाले को लिखा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। फिर हमने एक समय के अंदर जा रही थी, फिर हमने डेली को लिख दिया। और सो जो डेली है यहाँ पे एक है क्या हमारा एडवर्ब है दोस्तों, है ना। एडवर्ब है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, सो क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है। तो एक एडवर्ब आया था भाई, कब पढ़ाते हैं भाई, डेली पढ़ाते हैं। क्रिया को मॉडिफाई करने वाला दोस्तों कहलाता है हमारा एडवर्ब। मी हमारा क्या ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश में हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। ये दोस्तों इसे कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसे कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये सब आपको परीक्षा में नहीं लिखना होगा, बस आपको सिंपल से एक सेंटेंस को फ्रेम करना है। आपको कर्ता क्रिया एक सही तरह से व्यवस्थित कर देना है, और सो इसी को कहते हैं रीऑर्डरिंग। अब दोस्तों यहाँ तक इसे नोट कीजिए। अब सो हम नेक्स्ट वीडियो में बातचीत अन्य सेंटेंसेस को लेकर करेंगे दोस्तों। उसमें 4-5 सेंटेंस मैं आपको दूंगा और मेरे साथ साथ आप सीखेंगे, है ना। तो आपने दोस्तों इसको सीखा अभी तक। आज से अगले दोस्तों बस इतना ही, इजाज़त दिए, नमस्कार।